नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यह महत्वपूर्ण सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण सेशन में बायोलॉजी का आज विषय हमने चुना। इसके पहले वाले वीडियो में केमिस्ट्री के 3 सेशन हमने करवाए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हमने आपसे सवाल पूछे, सवालों का डिस्कशन किया। और आज बारी है बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण सेशन। यूपीएससी, नीट और पीएससी में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में और बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, जनसंख्या का कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए। बर्निंग टॉपिक है। आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन पर सवाल जरूर होते हैं। आज हमने वही टॉपिक चुना जिसमें आज हम आपसे सवाल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम पर, बढ़ती हुई जनसंख्या पर यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर और बढ़ती हुई जनसंख्या पर कैसे हम लगाम लगा पाएं यानी बर्थ को कैसे कंट्रोल कर पाएं, उनसे जुड़े हुए सवालों पर आज बात करेंगे। हमेशा की तरह सवालों की संख्या 20 होगी और इन 20 सवालों में पहले तो सवाल हम पूछेंगे और उसके बाद जब सवाल पूछ चुके होंगे तो हर सवाल पर लिख करके आज हम उसको समझाएंगे भी आपको। क्यों इसका उत्तर ये, क्यों बी, क्यों सी, क्यों डी, पूरी तरह से थ्योरेटिकल डिस्कशन आज हम आपके साथ करने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें। बायोलॉजी का यह महत्वपूर्ण सेशन कि आपको बता दें कि यह सेशन उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है जो नीट की परीक्षा देने जा रहे हैं या जो नीट की परीक्षा में 2023 में बैठेंगे, एसएससी की परीक्षा में जो देने जा रहे हैं, या जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से अग्निवीर परीक्षा भी देनी चाहिए, उनके लिए भी ये आवश्यक सेशन हो। जल्दी ही हम अग्निवीर की परीक्षा के लिए भी सेशन लाने वाले हैं। आज हमने उसका सिलेबस देख लिया है और उस सिलेबस पर जल्दी ही हम अपने लेक्चर्स इस पर डालने हैं। इसको यदि हिंदी में अनुवाद करते हैं आज के विषय को, तो ये होती है जनन स्वास्थ्य समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण। अब देखिए नीट में कैसे सवाल पूछता है, यूपीएससी में कैसे सवालों को लिखवाता है और एसएससी में कैसे सवाल पूछता है। ऐसे ही 20 सवालों को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। उन्हीं 20 सवालों से थ्योरी भी आपको पढ़ाएंगे, इसलिए पूरे तन्मयता के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाइए और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो पढ़िए ही, साथ में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम क्या होती है, आज इस पर भी बात करें। जनसंख्या विस्फोट कैसे हो रहा है, कैसे हम उसकी बर्थ कंट्रोल पर सवाल बनाते हैं, आज ये भी आपको दिखाएंगे। तो सेशन की शुरुआत करें। उसके पहले एक चित्र हम आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जिसमें हमने एक तरफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस से निकलती हुई नाली जो है वो दिख रही है, जो वास डिफरेंस है। यह जाकर के शुक्राशय से जुड़ेगी, शुक्राशय से जाकर के और मूत्राशय की नली में जुड़ती हुई और पेनिस के द्वारा बाहर खुल जाएगी। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस होगा, वैजिना होगा जो बाहरी रास्ते को दिखाएगा। इसके अलावा गर्भाशय होगा, गर्भाशय से 2 नालियां निकलती आपको दिख रही होंगी जो फैलोपियन ट्यूब कहलाएंगे। फैलोपियन ट्यूब से अंडाशय जुड़ा होगा जहां पर अंडे का निर्माण होता है। ये तमाम डिस्कशन इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। सेशन को पढ़ने के लिए जरूरत इस बात की है
कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह से थ्योरेटिकल पढ़ लीजिए। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना पर हमारी वीडियो इसके पहले वाले सेशन पर है। आज संरचना नहीं समझाएंगे, आज इससे उत्पन्न होने वाली हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है इस पर सवाल पूछेंगे। जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए इस पर सवाल पूछेंगे, जो अक्सर यूपीएससी में सवाल पूछे गए, नीट में सवाल पूछे गए, एसएससी में सवाल पूछे गए, एमपीएसआई में सवाल पूछे गए, पीएनएसटी में सवाल पूछे गए। आज उन सवालों का एक कलेक्शन आपके सामने रख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो सेशन की शुरुआत करें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल पर यह हमारा शानदार लेक्चर आपके सामने। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहले सवाल को ध्यान में से पढ़िएगा और यह यूपीएससी का सवाल है। सोच समझकर जवाब करेंगे तो बिल्कुल सरल सा सवाल है, बन जाएगा। पहला सवाल लिख रहे हैं, जनन स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कामा लगा रहे हैं, जैसा पेपर में लिखा था से वही लिख रहे हैं। स्वस्थ होना है, सोच समझकर जवाब आपको करना है। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है, जनन स्वास्थ्य से आप अर्थ क्या लगाते हैं, ये आपको बताना है। यूपीएससी ने सवाल पूछा, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, क्या जनन स्वास्थ्य का ये मतलब होगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना। सी ऑप्शन दे रहे हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त। अब ये उत्तर आपके सोच पर निर्भर करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस सवाल को आपके सामने रखा। आप अपनी सोच से, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जनन स्वास्थ्य स्वस्थ होना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना या उपरोक्त सभी। इसमें तो अंग्रेजी बताने की आवश्यकता नहीं है, इसकी अंग्रेजी तो आप निकाल लोगे, इसलिए पहले सवाल का हमने आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस पहले सवाल के लिए हम डिस्कशन का पेज भी लगाए हैं, इसको विस्तार से लिख करके आपको समझाएंगे जब वापस आए। अभी तो फिलहाल आप इसका उत्तर कीजिए। दूसरा सवाल नीट में, पीएनएसटी में पूछा। उल्ब वेधन, हिंदी वाले बच्चे, उल्ब वेधन। अंग्रेजी वाले बच्चे, एमिनोसेंटेसिस। हो सकता है आप पहली बार ये नाम सुन रहे हो। एमिनोसेंटेसिस। कभी यदि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा
या नर्सिंग की परीक्षा दी होगी या नर्सिंग के बारे में कुछ जानते होंगे तो ये प्रश्न जरूर पढ़िएगा। उल्बेधन एमिनोसेंटेसिस द्वारा जांच की जाती है, द्वारा जांच की जाती है। ए ऑप्शन दे रहे हैं। एमनियाटिक फ्लूइड की, उल्ब तरल, उल्ब तरल की। बी ऑप्शन दे रहे हैं विकासशील भ्रूण के, डेवलपिंग एम्ब्रियो के, कोरियानिक फ्लूइड की, कोरिनियोनिक फ्लूइड की, एमनियान कोरियान, ये डेवलपमेंट में आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा। विकासशील भ्रूण के कोरियानिक फ्लूइड की, नीट का सवाल है। सी ऑप्शन शिशु जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद गुणसूत्रीय फोटोकॉपी की, प्रतिरूप की, या डी ऑप्शन दे रहे हैं निषेचन से पहले या फर्टिलाइजेशन से पहले गुणसूत्रीय बड़ा बढ़िया सवाल। उल्बेधन एमनियोसेंटेसिस द्वारा जांच किसकी होती है? क्या एमनियोटिक फ्लूइड की होती है? क्या कोरियानिक फ्लूइड की होती है? क्या गुणसूत्रीय प्रतिरूप की होती है? शिशु जन्म के बाद या फर्टिलाइजेशन से पहले गुणसूत्रीय प्रतिरूप। दूसरा सवाल हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन दूसरे सवाल पर भी हम लिख करके आपको समझाएंगे। हमने डिस्कशन का पेज रखा है। तीसरा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर यह रहा। उल्बेधन, वही प्रक्रिया उल्बेधन यानी एमनियोसेंटेसिस, चाहे तो फिर लिख लें एमनियोसेंटेसिस, के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? याद करके आपको गलत सेंटेंस को बताना है। और यह सवाल नीट में 2016 में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, नीट का 2016 का सवाल उल्बेधन एमनियोसेंटेसिस के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 2016 नीट का सवाल। ए, यह जनक के लिए, यह पेरेंट के लिए। लिंग निर्धारण में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन में उपयोग लिया
जाता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, इससे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने में उपयोग लिया जाता है। सी ऑप्शन है, इसे क्लेफ्ट पैलेट आपने देखा होगा कुछ लोगों के तालु जो है यहां बीच में फटा होता है, होंठ फटे हुए दिखाई देते हैं, क्लेफ्ट पैलेट, ऊपर का जबड़ा फटा हुआ दिखाई देता है, इसे क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने में उपयोग और डी ऑप्शन दे रहे हैं, यह सामान्यतः किया जाता है जब एक स्त्री 14 से 16 सप्ताह की गर्भवती हो। तीसरा सवाल हमने पूछा, एमिनोसेंटेसिस के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह पेरेंट के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन में उपयोग लिया जाता है, इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने में उपयोग लिया जाता है, इसे क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने में उपयोग लिया जाता है। यह सामान्यतः किया जाता है जब एक स्त्री 14 से 16 वीक के प्रेगनेंसी पीरियड से गुजर रही होती है, तब एमिनोसेंटेसिस का उपयोग किया जाता है। अब यदि आपको एमिनोसेंटेसिस आता होगा तो बनेगा, लेकिन बच्चों आज हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। तीसरे सवाल की थ्योरी के लिए हमने पेज लगाया है, डिस्कशन वाले पर पढ़ाएंगे। चौथा सवाल, नीचे दिए गए एसएससी का सवाल, नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन पहचान। ए, RCH कार्यक्रम में लोगों में विभिन्न जनन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
बी ऑप्शन दे रहे हैं यौन संचरित रोगों से। यौन संचरित रोगों से। लोगों को जनन यौवन अवस्था तथा संबंधित बदलाव संबंधित बदलाव संबंधित बदलावों इत्यादि के बारे में सही शिक्षा देकर, इत्यादि के बारे में सही शिक्षा देकर बचा जा सकता है। सी दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड को प्रतिबंधित बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित किया जा चुका है। क्योंकि यह गुणसूत्रीय अध्ययन के आधार पर भ्रूण के यानी एम्ब्रियो के लिंग निर्धारण के लिए काम में ली जाती है। और डी उपरोक्त में कोई नहीं। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन पहचानी। आरसीएच कार्यक्रम में लोगों को विभिन्न जनन पहलुओं संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। यौन संचरित रोगों से लोगों को जनन अवस्था तथा संबंधित बदलाव इत्यादि के बारे में सही शिक्षा देकर बचाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड को प्रतिबंधित किया जा चुका है क्योंकि यह गुणसूत्रीय अध्ययन के आधार पर एम्ब्रियो के लिंग को निर्धारण कर जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब सोच विचार कर करिए, इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। 5वां सवाल, निम्न में से कौन एक विकासशील भ्रूण
में उल्बेधन की अंग्रेजी उधर बता चुके हैं। निम्न में से कौन एक विकासशील भ्रूण के उल्बेधन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, बी ऑप्शन दे रहे हैं भ्रूण का लिंग भ्रूण या भ्रूणकालीन। सी ऑप्शन दे रहे हैं डाउन सिंड्रोम, ये भी एक रोग है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं निम्न में से कौन सा विकासशील भ्रूण के उल्बेधन की अंग्रेजी फिर एक बार आप देख लीजिए, उल्बेधन एमनियोसेंटेसिस द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ज्ञात नहीं होगा, लिंग भ्रूण ज्ञात होगा, या डाउन सिंड्रोम या पीलिया। सही जवाब कीजिए। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर। और ये सवाल जो पचमा था ये पीएनएसटी में और नीट में 2013 में पूछा गया। छठवां सवाल यूपीएससी का सवाल, समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य का संकेतक है। क्या संकेतक है भाई? पहला, फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कर लोगे, एसटीडीज की बेहतर पहचान तथा निदान। बी ऑप्शन दे रहे हैं बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं। बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं। सी ऑप्शन दे रहे हैं मातृ तथा नवजात मृत्यु की मृत्यु दर में कमी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त सब। हमने पूछा समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य का संकेत कौन सा है? एसटीडीज की बेहतर पहचान तथा नियंत्रण, बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं, मातृ तथा नवजात मृत्यु के दर में कमी, या उपरोक्त सभी। छठवें सवाल पर भी हम आपको डिस्कशन देंगे, हमने डिस्कशन का पेज लगाया। सातवां सवाल जनसंख्या विस्फोट, मध्य प्रदेश पीएससी का सवाल। जनसंख्या विस्फोट
क्या कहोगे आप जनसंख्या में रोगों की बढ़ी हुई आवृत्ति, जनसंख्या में रोगों की बढ़ी हुई आवृत्ति। बी ऑप्शन दे रहे हैं, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। सी ऑप्शन दे रहे हैं, जनसंख्या में तीव्र कमी। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, उपरोक्त में जनसंख्या में रोगों की बढ़ी हुई आवृत्ति, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र कमी या उपरोक्त कोई भी जनसंख्या विस्फोट का, एक्सप्लोजन का असली मतलब बताइए। 8वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, सही विकल्प चुनिए। जिसके अंतर्गत बढ़ रही जनसंख्या के नियंत्रण के लिए, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए चरण आते हैं। बोलो साहब, इसका ऑप्शन बताओ, जनसंख्या विस्फोट का क्या मतलब होगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, गर्भ निरोधक के मूल्य में वृद्धि करना, ताकि ये सभी के लिए करना, ताकि ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके। बी ऑप्शन दे रहे हैं, छोटे परिवार के लाभ का विज्ञापन करना, छोटे परिवार के लाभ का विज्ञापन करना। जैसे इंदिरा गांधी के समय हम दो हमारे दो चलता था, छोटे परिवार के लाभ का निशाना विज्ञापन करना। सी ऑप्शन दे रहे हैं, शादी करने की उम्र बढ़ाना,
स्त्रियों की 18 तथा पुरुषों की 21 वर्ष और डी ऑप्शन है बी और सी। पढ़ लीजिए अच्छे से सवाल को कि सभी सही विकल्प चुनिए जिसके अंतर्गत बढ़ रही जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए चरण आते हैं। गर्भ निरोधक के मूल्य में वृद्धि करना ताकि यह सभी के लिए उपलब्ध हो सके, छोटे परिवार के लाभ का विज्ञापन करना, शादी करने की उम्र बढ़ाना, स्त्रियों की 18 साल करना और मर्दों की 21 साल करना। बी और सी दोनों। 9वां सवाल, एक आदर्श गर्भ निरोधक को होनी चाहिए। गर्भ ए ऑप्शन दे रहे हैं उपयोग में सुलभ, आराम से मिल जाए। बी ऑप्शन दे रहे हैं प्रतिवर्ती, विकल्प सी में दे रहे हैं ए एंड बी और डी में ऑप्शन दे रहे हैं लैंगिक वासना को। एक आदर्श जो आइडियल जो गर्भ निरोध है उसको उपयोग क्यों इसमें शामिल किया जाए? उपयोग में सुलभ है, प्रतिवर्ती है, ए और बी दोनों है, या लैंगिक वासना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी डिस्कशन हम आपको देंगे, 9वें सवाल का भी डिस्कशन देंगे। 10वां सवाल है हमारा, 10वें सवाल, गर्भ निरोधक की प्रकृति। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों के प्राकृतिक विधियों के प्राकृतिक मार्ग हैं। ए, शुक्राणुनाशक क्रिया को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन दे रहे हैं निषेचन को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है मृत्यु दर को के लिए, और डी ऑप्शन है
मृत्यु दर को बढ़ाने, 4 ऑप्शन दिया। 10वें सवाल पर गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियों के प्राकृतिक मार्ग क्या हैं? शुक्राणुनाशक क्रिया को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, मृत्यु दर को कम से कम करने के लिए, मृत्यु दर को बढ़ाने के लिए। तो 10वां सवाल, और इस सवाल का सीधा और सरल जवाब है, यूपीएससी ने पूछा है, तथ्यात्मक सवाल है। जरा 10वें सवाल का जवाब करिएगा। बच्चों 11वां सवाल, पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आवधिक संयम इसको बोलते हैं। पीरियाडिक अब्स्टिनेंस के दिन हैं। बोलो साहब, कौन कौन से दिन हैं? पहला दे रहे हैं एमसी के, मंथली सर्कुलेशन के, जो ब्लड किलिंग होती है, मंथली सर्कुलेशन से 10 से 11 दिन, एमसी के 10 से 11। बी ऑप्शन दे रहे हैं 10 से 17। सी ऑप्शन दे रहे हैं 17। और डी है ऋतुस्राव प्रावस्था के 17 से 20 दिन, 20 दिन, ऋतुस्राव प्रावस्था के 20 से 28। आवधिक संयम पीरियाडिक अब्स्टिनेंस के दिन कितने हैं? 10 से 11 दिन है, 10 से 17 दिन है, 17 से 20 दिन है, 20 से 28 दिन है। पीएनएसटी का ये सवाल 11वां सवाल। 12वां सवाल, पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, आवधिक संयम, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। 12वां सवाल, आवधिक संयम, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में मैथुन से, मैथुन मीन्स कॉपुलेशन, मैथुन से बचा जाता है। ये लिख रहे हैं फॉलिकुलर स्टेज, या इसको हिंदी में कहेंगे पुटकीय अवस्था,
बी ऑप्शन दे रहे हैं ओव्यूलेशन स्टेज, अंडोत्सर्ग, प्रावस्था, इसको कह सकते हैं ओव्यूलेशन स्टेज। सी ऑप्शन दे रहे हैं ऋतुस्राव प्रावस्था, मेंस्ट्रुएशन फेज, ऋतुस्राव अवस्था। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। नीट का ये सवाल, आवधिक संयम पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में मैथुन से कब बचा जा सकता है, किस प्रावस्था में? क्या वो फॉलिकुलर स्टेज है, क्या ओव्यूलेशन स्टेज है, क्या मेंस्ट्रुएशन फेज है, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं है? इसका सही जवाब आपको बताना है 12वें सवाल का। 12वें सवाल में के बाद 13वां सवाल, एजाकुलेशन या बाह्य स्खलन प्राकृतिक गर्भ निरोधन, प्राकृतिक गर्भ निरोधन, नर्सिंग का यह सवाल, का संबंध विच्छेदन प्रक्रम, का संबंध विच्छेदन प्रक्रम है जो सम्मिलित करता है ये ऑप्शन दे रहे हैं एजाकुलेशन से पहले पेनिस को निकालना। बी ऑप्शन दे रहे हैं एजाकुलेशन या स्खलन के बाद पेनिस को निकालना। सी ऑप्शन दे रहे हैं ओव्यूलेशन के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान मैथुन करना, कॉपुलेशन करना, अंडोत्सर्ग के दौरान मैथुन करना। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ओव्यूलेशन के दौरान कॉपुलेशन ना करना। एक्सटर्नल एजाकुलेशन बाह्य स्खलन प्राकृतिक गर्भ निरोधन का संबंध विच्छेदन प्रक्रम है। भाषा को समझिएगा, भाषा कठिन है, उत्तर सरल है। भाषा को समझ लेंगे तो उत्तर बन जाएगा आपसे। जो सम्मिलित करता है एजाकुलेशन से पहले पेनिस को निकालना, एजाकुलेशन के बाद पेनिस, एजाकुलेशन से पहले पेनिस को निकालना, एजाकुलेशन के बाद पेनिस को निकालना, ओव्यूलेशन के दौरान कॉपुलेट
करना या ओव्यूलेशन के दौरान कॉपुलेशन न करना। सोच समझ कर जवाब करिएगा, बन जाएगा। 14वां सवाल है, स्तनपान आना तब, इसकी हिंदी कठिन है, दोनों लिखे देते हैं हिंदी और अंग्रेजी। स्तनपान, नीट का ये सवाल, स्तनपान अनातर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं लैक्टाटोनियल, लैक्टाटोनल एमेनोरिया क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, वयस्क आयु में यानी एडल्ट स्टेज में, वयस्क आयु में मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति, वयस्क अवस्था में एडल्ट स्टेज में। बी में ओल्ड एज में यानी बड़ी आयु में। थोड़े सवाल कठिन हो सकते हैं। बड़ी आयु में मासिक धर्म की अनुपस्थिति। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कठिन ही आते हैं, सरल सवाल नहीं, ये नीट का ही सवाल है। स्तनपान अनातर, ये वयस्क आयु में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति है, बड़ी आयु में मासिक धर्म की अनुपस्थिति है। और सी ऑप्शन दे रहे हैं, दुग्ध स्राव के दौरान यानी लैक्टेशन जब हो रहा हो, दुग्ध स्राव के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति। इस प्रोसेस को यदि आपने कहीं पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में है, स्तनपान अनार्तव, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई है। यदि आपने पढ़ा है तो सही टिक कीजिएगा। तो ये 14वां सवाल है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, आपको लिख करके समझाएंगे। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर, कंडोम या फेमिडोम, कंडोम या फेमिडोम, कंडोम मेल के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिडोम जो है फीमेल में इस्तेमाल होता है। पतले आवरण से बने होते हैं, पतले आवरण से, प्लास्टिक का या रबड़ का पतले आवरण से बने होते हैं। जो
आवृत, जो आवृत इसको अंग्रेजी में कवर्ड कहते हैं, कवर्ड करने में उपयोग आते हैं। ये ऑप्शन दे रहे हैं मेल के पेनिस को, बी दे रहे हैं फीमेल के सर्विक्स को, या यहाँ लिखे रहे सर्विक्स, हमने आपको यूटेरस की संरचना बताई है, गर्भाशय की ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा को, सी ऑप्शन दे रहे हैं ए एंड बी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कंडोम या फेमिडोम पतले आवरण के बने होते हैं। अब पतला आवरण जो होता है महीन रबड़ हो सकती है, लैक्टेस हो सकता है, जो कवर करने में मेल के पेनिस वाले पार्ट को कवर करते हैं कि फीमेल की सर्विक्स या गर्भाशय की ग्रीवा को, ए और बी दोनों को या नन को। 16वां सवाल, डायफ्राम यूटेरस यानी गर्भाशय, ग्रीवा सर्विक्स, गर्भाशय का आगे वाला हिस्सा सर्विक्स, तथा बाल्ट है। डायफ्राम, यूटेरस, सर्विक्स तथा बाल्ट, ये किसके भाग हैं ये आपको बताना है। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या ये अनुपयोगी हैं? अनुपयोगी भाग हैं। बी, क्या यह केवल फीमेल के भाग हैं। सी, केवल मेल के भाग हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। नर्सिंग का ये भी सवाल, डायफ्राम, यूटेरस, ग्रीवा तथा बाल्ट क्या है? अनुपयोगी भाग हैं, केवल फीमेल के भाग हैं, केवल मेल के भाग हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये 16वां सवाल। 17वां सवाल, डायफ्राम, ये भी नीट का सवाल। डायफ्राम, सर्विक्स, यूटेरस का आगे वाला हिस्सा सर्विक्स, बाल्ट, कंडोम के साथ साथ ये बर्थ कंट्रोल वाले सारे सवाल हैं।
यूपीएससी में भी ये सवाल पूछे गए हैं। बर्थ कंट्रोल कैसे होते हैं, ये सारे पार्ट उसमें आते हैं। के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीमों का उपयोग किया जाता है। क्रीमों का उपयोग किया जाता है। कारण बताइए। ए, स्नेहन हेतु, अंग्रेजी में इसको लुब्रिकेशन कहेंगे, लुब्रिकेशन। बी ऑप्शन है रोगाणुओं को मारने हेतु, रोगाणुओं को मारने के लिए। सी ऑप्शन दे रहे हैं गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता बढ़ाने हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 17वां सवाल, इस पर डिस्कशन करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। 18वां सवाल, IUDS का अर्थ क्या है? PNST का सवाल। IUDS का अर्थ है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ए, अंतःगर्भाशयी युक्तियां अंतरागर्भाशयी युक्तियां। अंतः है, अंतरा है, इंटर है, इंट्रा है। सी अंतःगर्भाशयी विकास, अंतःगर्भाशयी विकास। और डी ऑप्शन दे रहे हैं अंतरा गर्भाशयी विकास। सही उत्तर चूज करिए। 19वां, इस पर भी डिस्कशन देंगे। 19वां सवाल, कौन सी IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस, कौन सी IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षकाणु, अंग्रेजी में इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, क्रिया को बढ़ाती है। 3 जगह ये सवाल पूछा गया है। PNST में है, नीट में है और SSC, तीनों में ये सवाल पूछा गया। कौन सी IUD गर्भाशय में शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ाती है? 19वें सवाल पर गैर औषधि, ए ऑप्शन दे रहे हैं
गैर औषधीय गैर औषधीय IUD। बी ऑप्शन दे रहे हैं तांबा मोचक IUD। सी ऑप्शन दे रहे हैं A एंड B दोनों, और डी ऑप्शन दे रहे हैं हार्मोन मोचक IUD। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, 20वां सवाल। औषधहित IUD, नीट का ये भी सवाल, औषधहित IUD का उदाहरण है ए कॉपर टी, बी ऑप्शन दे रहे हैं कॉपर 7, सी ऑप्शन दे रहे हैं मल्टीलोड 375, और डी ऑप्शन दे रहे हैं लिपेप्स औषधि IUD का उदाहरण आपको बताना है। क्या वो कॉपर टी है, क्या वो कॉपर 7 है, क्या मल्टीलोड 375 है, क्या लूप है। बच्चों, इस तरह के सवाल नीट पर पूछे गए, PNST पर हैं, SSC तीनों पर है। इन सवालों को, कठिन सवालों को रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपकी तैयारी कितनी ताकतवर है यह आप समझते रहना। सरल सवाल तो पढ़ ले जाओ, पर कठिन सवालों पर भी आपकी नज़र दौड़ जानी चाहिए यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है। तो ये 20 सवाल हो गए। अब चलते हैं उत्तर की ओर और डिस्कशन की ओर। तो सीधा हम आपको पहले सवाल पर ले चलते हैं। पहले सवाल पर हमने आपसे पूछा था, जन स्वास्थ्य स्वस्थ होना क्या कहलाता है? शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, ये कहलाता क्या है, ये हमने पूछा था। अब इस पर क्या डिस्कशन हो सकता है? जनन स्वास्थ्य स्वस्थ होना क्या कहलाता है? तो इसका मतलब आप जब इसका नोट्स बनाएं तो यही सेम सवाल UPSC में लिखने के लिए आया था। तो जो PSC दे रहे बच्चे हैं, इस पर 5 नंबर 6 नंबर का लिखने के लिए, आंसर राइटिंग सेशन में ये लिखने के लिए आता है। तो जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है, ऐसा लिखने के लिए आया था। उसी को हमने प्रश्न बनाते हुए पूछा, जनन स्वास्थ्य होता क्या है? तो इसका सही जवाब है डी। शारीरिक रूप से यदि स्वस्थ हैं आप, भावनात्मक और व्यवहारात्मक रूप से आप स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आप समझिएगा कि रिप्रोडक्टिव रूप से आप स्वस्थ हैं। तब आप में मैच्योरिटी है, तब आप जनन करने की योग्य हैं। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, जब आप भावनाओं से संतुष्ट हों, जब आप व्यवहार से संतुष्ट हों, जब आप सामाजिक रूप से संतुष्ट हों, तब आप रिप्रोडक्टिव फिट नजर आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर 2 लाइन 3 लाइन है, उसको लिख लीजिए। जनन स्वास्थ्य शब्द, जनन स्वास्थ्य शब्द सामान्य कार्य कर रहे स्वस्थ जनन अंगों से, स्वस्थ जनन
अंगों से संबंधित है। यद्यपि यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत भावनात्मक, शारीरिक तथा जनन के पहलू भी सम्मिलित। यूपीएससी के बच्चों को या पीएससी में यदि ऐसे आंसर राइटिंग का सेशन आता है तो आंसर राइटिंग पर ये बहुत बढ़िया। जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ये आपको किताब में लिखा नहीं मिलेगा। जनन स्वास्थ्य का सीधा मतलब यहाँ से निकालिएगा, बढ़िया एक डिफिनेशन लिखिएगा। उल्दवेधन पर भी हम चाहते हैं कि आपको बता दें, एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, जांच की जाती है। इसका सही जवाब है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चा, आप डॉक्टर करते हैं इस प्रक्रिया को, एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे को पता लगाते हैं कि मेल है कि फीमेल है, सेक्स का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। तो इसका सही जवाब है, जांच की जाती है जिसमें लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड या उल्ब तरल की जांच होती है। चलिए होता क्या है इस बात को समझा दें। इसी में विकासशील भ्रूण के गुणसूत्रीय प्रतिरूप का लिखिएगा, विकासशील भ्रूण के गुणसूत्रीय प्रतिरूप। अरे गुणसूत्र का पता लगा लेंगे तभी तो बताएंगे कि ये लड़का है कि लड़की है। गुणसूत्रीय प्रतिरूप का पता लगाया नीट का सवाल है, पीएनएसटी की अवधि सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया। विकासशील भ्रूण के गुणसूत्रीय संरचना का पता लगाते हैं। और मान लो गुणसूत्र XX दिख गए तो डॉक्टर आकर के बाहर कहता है साहब ये लड़की है। यदि उसको XY दिख गए तो बाहर आकर कहता है लड़का। अभी देखना, एक सवाल में जनसंख्या नियंत्रण में सरकार ने इस पर बंदिशें लगाई। कभी वक्त मिला तो इस पर भी एक लेक्चर, बढ़िया लेक्चर बन सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आ गया सवाल, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत, तीसरे सवाल का गलत है सी, क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने। अरे किसी का ओंठ फट गया तो ओंठ के फटने को पता लगाने के लिए क्या एमनियान से पता करोगे? उससे तो गुणसूत्र का पता लगाते हैं, उससे मेल और फीमेल का पता लगाते हैं, सब करते हैं। पेरेंट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन में उपयोग लिया जाता है। देखो लिखा है हमने, सेक्स डिटर्मिनेशन करना हो तो एमनियोसेंटेसिस कर लो। इसमें डाउन सिंड्रोम पता कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम एक रोग है जो पेट से ही आता है, यहाँ से पता किया जा सकता है। यह सामान्यतः किया जाता है जब एक स्त्री 14 से 16 सप्ताह की गर्भवती हो। 14 से 16 सप्ताह में पता लग जाता है। 14 से 16 का जो वीक होता है उसमें कन्फर्मेशन पता लग जाता है कि गुणसूत्र किसका है, मेल का है, फीमेल का है, या बच्चे की पोजीशन क्या है, सब कुछ पता लगता है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट, सोच समझ करके, ऐसे प्रश्नों पर सोच समझ कर जवाब, पैनी नज़र रख करके जवाब करना बनेगा। नीट का सवाल था। चौथा सवाल, इसको भी लिख दें, लिख लो, खंडित ताल। आपने ओंठ कटे फटे देखे होंगे। खंडित ताल एक परिवर्धनशील विकार है, एक
परिवर्धनशील। ये इसका मतलब गुणसूत्र से नहीं होता, ये डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, विकास करते करते ये प्रॉब्लम। क्रोमोसोम में कि किसी का बाप जो का मुंह जो है फटा हुआ है तो बच्चे का फटेगा, जरूर नहीं, ये नहीं होता, ये जीन में नहीं। इसमें डेवलपमेंटल जो विकास हो रहा है बच्चे का, उसके डेवलपमेंट के कारण हो रहा है, गुणसूत्र में कुछ नहीं होता। खंडित ताल एक परिवर्धनशील विकार है जो विकासशील भ्रूण में हो सकता है। तुम लोग अच्छे साफ सुथरा लिखना, जब नोट्स बनाना तो अच्छा साफ सुथरा लिखना, फिर हमें बताना कि हमने लिखा है। विकासशील भ्रूण में हो सकता है, इसलिए इसका पता बताओ बताओ किससे लगाओगे? इसका पता सोनोग्राफी से लगाते हैं, ना कि उल्ब वेधन से। समझ गए? चलो, चौथा सवाल था, नीचे दिए गए कथनों में गलत कथन पहचानिए। अब गलत कथन इसमें पहचानना है तो इसमें अल्ट्रासाउंड से प्रतिबाधित किया जा चुका है, क्योंकि यह गुणसूत्रीय अध्ययन के आधार पर एम्ब्रियो के लिंग निर्धारण में काम ली जाती है। अल्ट्रासाउंड तो जानते होंगे, क्या आप अल्ट्रासाउंड से क्रोमोसोम की संरचना पता कर लोगे? गलत कथन पहचानना है तो आप पहचानो, और ये इसका गलत कथन होगा चौथे का सी। और इसीलिए चौथे का भी डिस्कशन लिख देते हैं, लिख लो आप। उलवेधन या जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस को शिशु के लिंग परीक्षण में दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। यूपीएससी का भी सवाल है, दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा बंद कर दिया गया क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि लिख लो, मादा भ्रूण की हत्या बढ़ गई थी। इस पर भी पीएससी ने एक बार 15 नंबर का सवाल लिखा है। तो जो पीएससी यूपीएससी वाले बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग के सेशन में जा रहे हैं, वो इसका अवलोकन करें। 5वां सवाल था, निम्न में से कौन एक विकासशील भ्रूण के उल्बवेधन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये पता कर लोगे कि नहीं? सिंड्रोम की समझ कर लेंगे साहब, लिंग पता कर लेंगे, सही। डाउन सिंड्रोम पीलिया नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि ये तो तीनों जेनेटिक वाले हैं, क्रोमोसोम से पता लग जाएंगे, गुणसूत्र से यही नहीं पता कर पाएंगे। लिख लिया 5वां, क्योंकि पीलिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? यह यकृत की क्रियाकलाप से होता है। लिख लेना, ये भी नीट, पीएनएसटी, पीएससी, यूपीएससी सब में पूछा गया। यह लीवर की अव्यवस्था से होता है। इसमें
क्रोमोसोम की कोई भूमिका नहीं। तुम लोग बढ़िया से इसको नोट्स बनाना। छठवां सवाल था, समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य का संकेत क्या है। कितना बढ़िया सवाल, यूपीएससी का सवाल। एसटीएस को बेहतर पहचान तथा निवारण, बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं, मां तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, उपरोक्त सभी। छठवां सवाल था, इसमें सब। अब सब कैसे, चिकित्सीय सुविधाएं, इसको भी लिख लो, ये भी डिस्कशन पर सवाल चला जाएगा। चिकित्सीय सुविधाएं, चिकित्सीय सुविधाएं, जनन संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर, जनन संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर जागरूकता, प्रसव पूर्व माता की देखभाल, शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में गिरावट, शिशु तथा मातृ दर में गिरावट। और एक चीज, यौन संचारित रोग, एसटीडी, ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज है एसटीडी मतलब सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज की बेहतर जांच, जनन स्वास्थ्य की ओर इंगित करता है, ये कहलाता है जनन। इसको पढ़ लेना अच्छे से। सातवां सवाल, जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये तो आप जानते हो। सातवें सवाल पर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सातवां सवाल हमारा बिल्कुल सरल सा है। सातवें सवाल का सही जवाब होगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये कर लोगे। सही विकल्प चुनिए जिसके अंतर्गत बड़ी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए चरण आते हैं। तो आठवें सवाल पर बी और सी, छोटे परिवार का लाभ तथा विज्ञापन, शादी करने की उम्र बढ़ाना, स्त्रियों की संख्या 8 तक, बी और सी इसका सही जवाब होगा। एक आदर्श गर्भ निरोध होने चाहिए, उपयोग में सुलभ हो, प्रतिवर्ती हो, मतलब यूज एंड डिसयूज वाला हो, यूज एंड थ्रो वाला हो, प्रतिवर्ती हो, ए एंड बी हो। तो इसका सही जवाब होगा 9वें का सी। 10वें का भी जवाब लिखना पड़ेगा। एक आदर्श आसानी से प्रभावी तथा परिवर्तनीय, प्रभावी हो, परिवर्तनीय हो, प्रभावी हो, परिवर्तनीय हो और सुलभ हो, ऐसा गर्भ निरोध। अच्छा, दुष्प्रभाव विहीन। तो ये यदि सारे गुण हैं तो वो आदर्श गर्भ निरोध कहलाएगा। समझ गए? चलो, गर्भ निरोध को प्राकृतिक विधियों में प्राकृतिक मार्ग क्या क्या है? 10वां सवाल। तो प्राकृतिक मार्ग इसमें 10वें सवाल का फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए गर्भ निरोध का मतलब ही है कि स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज ना हो और फ्यूज होना ही ये प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन ना हो, बस। 11वां सवाल, पीरियडिक एब्स्टिनेंस के दिन और
इसको हमने डिस्कशन पर रखा है। 11वें सवाल को आवधिक संयम इसको बोलते हैं हिंदी में, आवधिक संयम। इसका सही जवाब है आवधिक संयम वाले का कि 10 से 17 दिन, 10 से एमसी के 10 से 17 दिन तक आवधिक संयम का पीरियड होता है। कैसे होता है ये हम आपको लिख करके समझा देते हैं। इसको आप आर्तव प्रवस्था इसको कहते हैं, लिख लीजिएगा। आर्तव प्रवस्था का 12वां 14वां दिन का, ये पूछा जाता है नीट में अक्सर, 12वां 14वां दिन अंडमोचक कहलाता है। अंडमोचक माने अंडा निकलता है, अंडमोचक ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन होता है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात जो पूछता है कि जब स्पर्म को पेनिस के द्वारा गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, जब छोड़ा जाता है तब से समय गिनना। जैसे ही स्पर्म जो है गर्भाशय में पहुंचा, वेजिना के थ्रू गर्भाशय में पहुंचा, तब से समय गिनना। तो लिखना कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मादा जनन अंग में 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहेगा। अब एक सवाल ये हो सकता है, ये पूछो, मान लो यदि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं गया, बाहर निकाल दिया गया, तो तुरंत मरेगा। यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चला गया तो 2 से 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रहेगा, ये याद रखना। और तीसरा महत्वपूर्ण ये लिखे देते हैं कि इसीलिए 10वां दिन, 10वें दिन से, या खासकर 10वें दिन से और 17वें दिन तक, 10 से लेकर के 17 दिन तक, 10वें दिन से 17वें दिन निषेचन के सबसे, फर्टिलाइजेशन के सबसे अधिक संभावना वाले, सबसे अधिक संभावना वाले दिन हो, तो और दिनों में हो सकता है, पर 10वें दिन से 17वें दिन के बीच का सबसे ज़्यादा संभावना वाले होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है 2 से 3 दिन तक जिंदा है। वो पीरियड देखा जाए 12 से 14 दिन में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन का ये पीरियड सबसे बेहतर। 12वां सवाल था कि पीरियाडिक असिस्टेंस में मैथुन से कैसे बचा जा सकता है, तो वो कैसे बच सकते हैं 12वें सवाल पर। तो 12वें सवाल पर ओव्यूलेशन की स्टेज, ओव्यूलेशन की से कॉपुलेशन बचा जा सकता है। तो इस पर अंडोत्सर्ग ना हुआ हो तब कॉपुलेशन हो सकता है। यदि ओव्यूलेशन हो गया तो फिर खतरा है, तब प्रेगनेंसी होने की संभावना है। तो अंडोत्सर्ग प्रवस्था से बचना चाहिए, ये ऐसा सवाल पूछ रहा है पीरियाडिक असिस्टेंस से। बाह्य स्खलन प्राकृतिक गर्भ निरोधन का संबंध विच्छेदन पर कम, जो यानी प्रेगनेंसी कुल मिलाकर के ना आए, ये सवाल 13वें सवाल में भी पूछा जा रहा है। तो 13वें सवाल में एजाकुलेशन से पहले पेनिस को निकालना, ये इसका सही जवाब होगा। 14वां सवाल है स्तनपान, लैक्टेशन यानी मोहरिया क्या है। वयस्क आयु में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अनुपस्थिति है, बड़ी आयु में मासिक धर्म की अनुपस्थिति है। 14वां सवाल, इसको कहते क्या है। तो इसका सही जवाब है दुग्ध स्राव के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति।
जब बच्चा जन्म ले लेता है, जितने दिन तक वो दूध पीता है, जितने दिन तक वो दूध पीता है, माँ का खींच खींच कर दूध पीता रहता है, उस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना लैक्टेशनल एनेमोरिया का। इस प्रोसेस को समझ लेना। यही प्रोसेस कहो तो हम इसमें लिख देते हैं कि LAM, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी से लिखे देते हैं। LAM यह विधि शिशु के जन्म के अधिकतम लिख रहे हैं, अधिकतम 6 महीने तक होती है। 6 महीने तक वो खींचता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं। कंडोम या फेविडोम पतले आवरण से बने होते हैं। 15वां सवाल। 15वां सवाल का सही जवाब है सी। मेल के पेनिस पर और फीमेल के सर्विक्स पर ये लगते हैं, दोनों उसको कवर करते हैं। तो मेल का पेनिस कवर होता है, फीमेल का सर्विक्स मतलब ग्रीवा, गर्भाशय से जो वैजिना होता है और यूटेरस के बीच का जो सर्विक्स वाला एरिया होता है वहाँ पर लगाया जाता है। तो ये भी दोनों इसका सही जवाब होगा। डायफ्राम, यूटेरस, ग्रीवा, ये बाल्ट, ये सब के सब 16वें सवाल पर ये सब के सब फीमेल के पार्ट हैं। इसको पढ़िएगा, नीट का ये सवाल है। डायफ्राम, सर्विक्स, बाल्ट, कंडोम के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीमों का उपयोग किया जाता है। किस लिए? 17वां सवाल और 17वां सवाल में क्रीमों को स्पर्मेडी क्रीम्स के रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं और इनका एक ही काम होता है, गर्भ निरोधक विधियों को या गर्भ निरोधक की प्रभावकारिता को बढ़ाना, गर्भ ना ठहरे इसके लिए व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये 17वां सवाल। IUDs ये क्या होता है? 18वां इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसको बोलते हैं। एक तो इसका सही जवाब होगा 18वें का बी, अंतरा गर्भाशयी युक्तियाँ क्या होती है ये हम लिख देते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस IUD कहलाती है। का उपयोग गर्भ निरोध के लिए किया जाता है इसमें डॉक्टर जो है यूटेरस से होते हुए इन डिवाइसेस को यूटेरस से आगे फिट कर देता है। तो यूटेरस के आगे जब फिट कर देगा तो जो स्पर्म होंगे वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाएंगे, तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कुल मिलाकर के स्पर्म बाहर आ जाएंगे, बस खत्म। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। 19वां कौन सी IUD? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस गर्भाशय में शुक्राणुओं को फैगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ाती है। तो फैगोसाइटोसिस कौन करेगी? जो स्पर्म को खा लेती हो। तो कौन सी IUD है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। 19वां सवाल। तो वो यूटेराइन डिवाइसेस होगी 19वें सवाल की सी। ये भी है, गैर औषधीय है, IUD है और तांबा मोचक भी है। ये फैगोसाइटोसिस की तरह है, जैसे ही स्पर्म पहुंचता है उसकी
उसको खा लेते हैं, यहीं पर मार डालते हैं। ऐसी ये बनी हुई है, इस पर ज़्यादा विस्तार से बताएंगे बहुत टाइम हो जाएगा। औषधि आईओडी का उदाहरण क्या है? 20वां सवाल। और 20वें सवाल का सही जवाब है डी, लिपेंस लूप। लूप जैसा ये बनता है और दवाइयों के साथ ये लूप लगे होते हैं। देखो, ये यूटेरस होता है, ये वैजिना होती है और ये फैलोपियन ट्यूब होता है। ये लूप की तरह ऐसे लगे होते हैं। वैजिना के थ्रू जैसे ही स्पर्म यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर लूपिंग कर दी जाती है। लूपिंग कर देने से ये स्पर्म आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, न फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और यहाँ पर रुक जाते हैं। फिर इसको कभी विस्तार से, और आज सवाल ज़्यादा हो गए थे, टाइम ज़्यादा लगा, फिर भी आज के सेशन को यहीं पर रोकना होगा। यह क्लास जो है बच्चों ठीक 6 बजे आज लाइव होगी। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल बनते हैं तो आप ठीक 6 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। 6 बजे हम आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। कमेंट्स में आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जब आप हमसे सवाल पूछिए तो हम तुरंत उसका जवाब देंगे। कैसा रहा सेशन ये ज़रूर बताइएगा। फिर नए सेशन में 1 दिन के अंतराल के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।